अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों साउथ कोरिया पे। मेरे से बहुत सारे लोग साउथ कोरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई साउथ कोरिया का बता दें कि साउथ कोरिया की क्या अपडेट है, कब ओपन होगा, और रेफ्यूजी वगैरह पे अगर वहाँ पे चले जाएं तो सेटलमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, वीज़ा कैसे लेना है और कितने का वीज़ा मिल जाता है, जाना कैसे है, कोरिया जाने का फ़ायदा भी है या नहीं, मुस्तकिल वहाँ पे कोई सेटलमेंट है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त, ऐसे हजरात जिनका जापान का वीज़ा नहीं लगता तो वो कोरिया की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, कोरिया की तरफ मूव होने का सोच रहे होते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोरिया और जापान सेम सेम इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो सेम है। तो फ्रेंड्स, अगर हम दुनिया की इकोनॉमी को देखते हैं, कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है या सैलरीज कहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, तो दोस्तों जब आप पूरा ग्राफ निकालोगे, पूरी एक लिस्ट निकालोगे ऐसे कंट्रीज़ की, तो उनमें एक नाम आपको साउथ कोरिया भी ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आपको अच्छी हाई सैलरी, अच्छी वेजेस मिलेंगे। और उसके बाद जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, सेटलमेंट तो एक डिफरेंट मैटर, वो भी मैं बताता हूँ आगे चल के, या फिर आपको आसानी से कहाँ काम मिल जाएगा, तो उनमें से एक कोरिया। अगर मैं बात करूं एशिया की, एशिया के अंदर चंद एक कंट्रीज़, बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़, जिनमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, उसके बाद हांगकांग आ जाता है, फिर ताइवान आता है। ये 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अच्छी सैलरी वेजेस हैं। तो अब इन कंट्रीज़ में से भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, कुछ कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। चाइना की अगर बात करूँ, वहाँ पे जॉब तो कोई नहीं है, वहाँ पे बिजनेस है। अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखें तो चाइना आपको पता ही है कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसकी। लेकिन अगर उसकी जॉब्स की बात करूँ तो वहाँ पे कोई जॉब नहीं है। जॉब्स फिर भी लोग कर लेते हैं, छोटी मोटी हो जाती है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कर लेते हैं, अपना खर्चा चला लेते हैं। बट वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं। इसी तरह हांगकांग है और ताइवान है, इनके वीज़ास पे मैं फिर किसी दिन बात करूँगा। और यहाँ पे भी सेटलमेंट मुश्किल है। तो सैलरी वेजेस को छोड़ दें, जब हांगकांग और ताइवान की बात आएगी, जिस दिन बात करूँगा तो इनके बारे में बताऊँगा। बाय द वे, ताइवान, इसका इनविटेशन चाहिए होता है, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो ड्यू टू चाइना। चाइना की हमारे तो सबके साथ पंगे चल रहे होते हैं ना। जी उसकी लड़ाई है तो जी हमने भी साथ में लाजिम लेनी होती है। ताइवान का मसला चाइना के साथ है तो जी हमारे साथ फजूल का हमने बना के बैठे हुए हैं उसके साथ। चलो खैर, ये एक डिफरेंट मैटर। अब बात करते हैं, दो कंट्रीज रह गए एशिया में जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनमें से एक है जापान, दूसरे नंबर पे कोरिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जापान और कोरिया का लेवल सेम सेम है। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप जापान को थोड़ा एज देते हो, जापान उससे ऊपर है। उसके बाद जिन फ्रेंड्स के जापान के वीज़े नहीं लगते तो वो कोरिया की तरफ मूव होना चाहते हैं या मोस्टली होते भी हैं। तो ऐसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान से अगर आपने कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए इनविटेशन मस्ट आता है। लेकिन अगर आपने यूएई से अप्लाई करना तो इनविटेशन नहीं चाहिए होता, इसलिए जिनके जापान की रिफ्यूज़ल लगी होती है वो कोरिया की तरफ चले जाते हैं। और मोस्टली ये भी देखने में आया, जिनके जापान के वीज़ा, जिनके कोरिया के वीज़ा लगे होते हैं और उसके बाद जापान एम्बेसी में जाते हैं तो अक्सर उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। आई डोंट नो, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अभी तक तो ऐसा चल रहा है, लेकिन दूसरे वीज़ा भी मिलते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा देखा है कि मोस्टली जिन्होंने जापान ट्रैवल नहीं किया और उनके कोरिया का वीज़ा लगे हुए हैं, वो अक्सर जापान की मैंने रिफ्यूज़ल लगी देखी है। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो मेजोरिटी लोग हैं ऐसा ही हुआ। अगर आपका भी ऐसा हुआ तो आप कमेंट करके बता देना कि भाई हमारे साथ भी ऐसा ही है। अच्छा दोस्तों, अब मैं एक चीज़ बताऊँ कि कुछ लोग होते हैं यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहे होते हैं। क्यों? कहते हैं जी यूरोप में सैलरीज बहुत अच्छी हैं, हम वहाँ पे जाकर अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, हम अपने घर का अच्छा सर्किट चला सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे असाइलम ले लेंगे। उनका यही ख्वाब है। लेकिन मैं ऐसे हजरात को बताता चलूँ, अगर आपका थीम पैसा कमाना है तो यूरोप आपके लिए बेस्ट नहीं है। यूरोप से अच्छा आप कोरिया चले जाओ। कोरिया या जापान में जाते हो तो यूरोप से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। अगर मैं जापान की बात करूँ तो दुनिया के चंद एक कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
उसके बाद जर्मनी को भी आप अगर निकाल दो तो यूके चलें, यूके को भी इंक्लूड करें। ये 5 कंट्रीज़ के बाद अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी कंट्री में अगर आप कमा सकते हो तो वो है जापान। फिर उसके बाद आप कोरिया को कंसीडर करो। कोरिया में भी अच्छा खासा पैसा है, यूरोप से ज़्यादा पैसा आप कोरिया में कमा सकते हो। अब मैं इसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट का बताता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई करना है तो मस्ट है उसके लिए इनविटेशन जो कोरिया से भेजेगा उसको गारंटी उठाएगा। फिर इस्लामाबाद एम्बेसी में आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है और वीज़ा आपको मिल जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी ने आपको इनविटेशन भेजा हुआ है तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। सम टाइम, हर केस में नहीं, मैं कहता हूँ सम टाइम्स की बात करूँ तो अगर मैं बात करूं दुबई से, यूएई से आप विदाउट इनविटेशन कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। नंबर 1 शर्त यह है कि आपका पहला एक यूएई में वीज़ा मुकम्मल होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, 2 साल आपने गुजारे हों और नेक्स्ट एक नया वीज़ा लगा हो, यानी कि 2 साल से ज़्यादा आपने यूएई में क़याम किया हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कोरिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दो ठीक, ना लगाओ तब भी कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद 3 मंथ्स टू 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मली 3 मंथ्स की चल रही होती है। अकाउंट मेंटेनेंस लगा दो, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से अगर लगा दो ठीक है। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और उसके बाद एक कंपनी का एनओसी, उसके बाद आपका एक ट्रैवल प्लान होगा, ये आपने लेके जाना है एम्बेसी में। ये दुबई में हो दुबई में करवा दो, अबू धाबी में हो अबू धाबी में करवा दो। 7 to 10 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा लग के आ जाएगा। और इसकी फ़ीस की जहाँ तक बात रही है, 250 इसकी दरम इसकी फ़ीस है, ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं है। अगर दोस्तों आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनविटेशन आपके लिए मस्ट आ जाएगा, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं करते। दुबई वालों के लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 90% आपके चांस होते हैं वीज़ा लगने के, लेकिन आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल हुआ हो पहले छोटा मोटा, और उसके बाद आपका ये जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई आपका एक वीज़ा मुकम्मल हुआ हो, देन आप आसानी से इसका वीज़ा गेट कर सकते हो। अब जहाँ तक कोरिया में सेटलमेंट की बात रही है तो दोस्तों, कोरिया में सेटलमेंट शादी के थ्रू होती है। अगर शादी कर लेते हो देन आप कोरिया में मुस्तकिल क़याम पज़ीर हो सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे हज़रात जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हुई है वो कोरिया में शादी नहीं कर सकते हैं, ना ही जापान में, क्योंकि वहाँ पे रवाज है सिर्फ एक शादी का। अगर आपने वहाँ पे जाके शादी करनी है तो जो आपकी वाइफ पाकिस्तान में है या कहीं पे भी है उसको डाइवोर्स देनी पड़ेगी, फिर वो डाइवोर्स पेपर लगेंगे आपके साथ, देन आप वहाँ पे कोरिया में या जापान में शादी कर सकते हो। यानी कि कवारे लोग तो जाके इजीली कर सकेंगे, जो शादीशुदा हैं तो उनके लिए थोड़े मसले मसाइल हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। उसके बाद जहाँ तक बात मिलेगी आपको, आई थिंक G1 वीज़ा मिलता है। उस वीज़ा के ऊपर दोस्तों आप ज़्यादा ट्रैवल किसी दूसरे कंट्री के अंदर आसानी से मूव नहीं कर सकते हो, और आपको वर्क परमिट तो मिल जाएगा, 2 साल तक आप कानूनी तौर पर कोरिया में रह सकते हो। 6-6 महीने का कार्ड मिलेगा, उस कार्ड को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। जब फर्स्ट टाइम आपका 6 मंथ का कार्ड मिलेगा, उस 6 मंथ के बाद अगेन करते करते आपको कानूनी तौर पर 2-2.5 साल 3 साल आप वहाँ पे रह सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, कोरिया साइलम एक्सेप्ट नहीं करता। उनको पता है कि आपने यहाँ पे जस्ट काम के लिए आना है, तो इसलिए कोरिया आपको कुछ कहता नहीं है, काम करने की भी इजाज़त देता है, लेकिन वो कहता है 2-2.5 साल 3 साल से ऊपर कोरिया में आप क़याम नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे लॉयर हायर कर लेते हैं या फिर वहाँ पे इलीगल रहना शुरू होते हैं, क्योंकि पकड़ाई तो होती नहीं है, ज़्यादातर लोग पकड़े नहीं जाते, जो पकड़े जाते हैं फिर वो अक्सर डिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कोरिया का निज़ाम मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा, जापान से ज़्यादा मुझे अच्छा कोरिया का निज़ाम इसलिए लगा कि आप ये जो 2-2.5 साल का अरसा मिला होता कि आप पाकिस्तान आ जा सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ता है, आपको रीज़न देनी पड़ती है आप क्यों पाकिस्तान गए हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको ख़तरा ना, लेकिन फिर क्यों जा रहे हो वो आपको इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करके जाना पड़ेगा। लेकिन आ जा सकते हो 2-2.5 साल में, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं, जापान में अगर असाइलम डाल दिया तो आप वापस नहीं निकल सकते हो। ये चीज़ कोरिया की बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक सैलरी वेजेस की बात रही है, तकरीबन मिनिमम आप 2 से 3 लाख इजीली आप कोरिया में कमा सकते हो। मेरा फ्रेंड है जो कि अभी कोरिया में है,
तो नाम तो मैं उसका रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे अच्छा समझे या नहीं बाद में। तो मेरा दोस्त है, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब रेफ्यूजी स्टेटस पे कोरिया में कमा रहे हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि वहाँ पे सेटलमेंट के क्या चांस है, किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो दोस्तों नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।